तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सॉर्टिंग एंड प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में। तो जो हमारा प्रोटीन होता है उसकी सिंथेसिस किस तरीके से होती है। एक तो होता है हमारा सीक्रेटरी प्रोटीन, ठीक है, और एक होता है हमारा साइटोसोलिक प्रोटीन। जो सीक्रेटरी प्रोटीन होता है ना आपका, उसकी सिंथेसिस तो फ्री राइबोसोम पे स्टार्ट होती है, बट जो उसकी सिंथेसिस कंप्लीट होती है वो आर की मेम्ब्रेन पे होती है। और जो हमारा साइटोसोलिक प्रोटीन होता है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है और कंप्लीट होती है किसमें, साइटोसोल में ही होती है, और यहाँ पे आर मेम्ब्रेन पे नहीं होती वो, और फ्री राइबोसोम में ही होती है उसकी कंप्लीट सिंथेसिस। सीक्रेटरी जो प्रोटीन होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा सीक्रेटरी प्रोटीन होगा वो साइटोसोल से हमारा आर की मेम्ब्रेन पे आएगा, ठीक है। आर की मेम्ब्रेन पे जब वो आएगा तो उसके बाद जब वो वहाँ से गोल्गी के पास जाएगा, ठीक है, गोल्गी उसका सिग्नल रीड करेगा और उसे सॉर्ट करेगा कि उसको कहाँ भेजना है, ठीक है। सॉर्टिंग जो हमारी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, गोल्गी में हो रही है। तो अब डिपेंड करता है, अगर उसके पास किसी भी प्रोटीन पे अगर KDEL6 सिग्नल है तो वो आर की ल्यूमिन में चला जाता है, ठीक है। और हर कोई प्रोटीन का जो मेन स्टेप रहता है ना सीक्रेटरी प्रोटीन का, तो वो आर पे जाएगा पहले, फिर गोल्गी पे तो जाएगा ही जाएगा, फिर उसके बाद डिपेंड करेगा कि उसे कहाँ जाना है, कि लाइसोसोम में जाना है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है, या फिर अगर कोई भी सिग्नल नहीं है, अगर गोल्गी ने देखा इस पर कोई भी सिग्नल नहीं है तो वो उसे सीक्रेट कर देगा बाहर, ठीक है, सेल के बाहर सीक्रेट कर देगा, इसीलिए हम इसे सीक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं। तो इसमें जो सिग्नल है, जैसे लाइसोसोम पे मैनो 6 फॉस्फेट जो सिग्नल होता है, इसको बाद में ऐड करा जाता है, इसीलिए इसे पोस्ट ट्रांसलेशनल सिग्नल कहते हैं, जो कि गोल्गी ऐड करता है। और बहुत से सिग्नल जो होते हैं वो DNA एनकोडेड होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और ये इंट्रिंसिक सिग्नल सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन में ही एनकोडेड होते हैं। और जो हमारा साइटोसोलिक प्रोटीन था उसमें क्या होता है कि अगर मैंने बताया सीक्रेटरी में अगर कोई सिग्नल नहीं है तो बाहर निकल जाएगा, और ऐसी साइटोसोलिक प्रोटीन है जिसका सिंथेसिस स्टार्ट और कंप्लीट किस में हो रहा है, साइटोसोल के आर मतलब साइटोसोल के राइबोसोम पे। तो उसको क्या करेगा कि कोई सिग्नल नहीं है तो साइटोसोल में ही रहेगा, और अगर मान लीजिए STS का सिग्नल है या MTS का सिग्नल है या NLS का सिग्नल है तो उसके बेसिस पे उसे भेज देगा। STS का होगा तो क्लोरोप्लास्ट में भेजेगा, MTS का है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेगा, NLS का है तो न्यूक्लियस में भेजेगा, और PTS SKL1 का सिग्नल है तो पेरोक्सिसोम में। तो इन केस आपसे कोई क्वेश्चन बनता है कि मान लो आपसे पूछा गया कि ये PTS SKL का सिग्नल कहाँ भेजेगा, तो पेरोक्सिसोम, और STS का सिग्नल कहाँ भेजेगा, तो क्लोरोप्लास्ट। KDEL6 का सिग्नल का, इसका ये बहुत क्वेश्चन बन जाए कि KDEL6 का सिग्नल कहाँ भेजता है, तो ये हमारा आर में भेजता है। मैनो 6 फॉस्फेट इसका भी है कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमारा लाइसोसोम के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंथेसिस कैसे होती है। अब जो सीक्रेटरी प्रोटीन है, अब उसे जहाँ भी भेजना है, सबसे पहले आपको पता है कि वो साइटोसोल के आर पे स्टार्ट होके साइटोसोल में जब उसमें स्टार्ट होगा उसका ट्रांसलेशन होना, तो उसमें क्या होगा कि अगर उसमें जब वो देखेगा कि सिग्नल पेप्टाइड है प्रेजेंट तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा SRP, ठीक है। SRP जब इसको रिकॉग्नाइज करता है तो उसके बाद इसको लाया जाता है RER पे। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जो सिग्नल पेप्टाइड इसमें प्रेजेंट होता है, पहली चीज़ कहाँ होता है, एंड टर्मिनस पे होता है, ठीक है। एंड टर्मिनस पे होता है, कितने होते हैं अमीनो एसिड, 16 to 30 अमीनो एसिड का पैच होता है ये, और इसी को सिग्नल पेप्टाइड बोलते हैं। मतलब हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड का पैच है 16 to 30 एंड टर्मिनस पे, वो ही रिकॉग्नाइज करते हैं सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, जिसे हम SRP कहते हैं। ये सिग्नल पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और ये जो SRP होते हैं हमारे, ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, मतलब RNA भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं, मतलब इट इज़ कंसिस्ट ऑफ RNA एंड प्रोटीन।
RNA is about 300 न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन इज़ अबाउट 6 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब इसका जो मॉलिकुलर वेट है थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, अबाउट 54 किलो डाल्टन का इसका मॉलिकुलर वेट होता है। अब जो राइबोसोम है ये RER पे चला जाता है। तो ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि ये एंटर करता है RER के अंदर। अगर मतलब प्रोटीन बनते बनते अगर ये RER पे जा रहा है तो इसका मतलब ये को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग हो रही है किसमें, RER के ल्यूमिन में। ठीक है, बनने के बाद जाता है, प्रोटीन कंप्लीट बन गई फिर गई, तो डेट इज़ पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। डेट इज़ मतलब बहुत ही कॉमनली इट इज़ सीन इन ईस्ट। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। तो SRP जो है हमारा सिग्नल पेप्टाइड से मैंने बताया इंटरेक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारा RER होगा SRP ने उससे इंटरेक्ट कर लिया, अब उसको SRP के पास SRP रिसेप्टर के पास लाया जाएगा। तो जब SRP के रिसेप्टर पे ये आता है तो बेसिकली हम लोगों का ये जो को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग हो रही है, तो प्रोटीन साइटोसोल में तो स्टार्ट हो गया सिंथेसिस होना। उसके बाद जो प्रोटीन है उसके अंदर जो सिग्नल पेप्टाइड है एन टर्मिनस पे, उसको SRP ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया। SRP ने उसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया, उसके साथ इंटरेक्शन करा, और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ना वो टेम्पोररी के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, टेम्पोररी रुक जाता है। ठीक है, ताकि प्रोटीन जो है वो गलत जगह फोल्ड नहीं हो जाए साइटोसोल में। उसके बाद क्या होता है कि ER में उसकी टारगेटिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि SRP और राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बनता है। सबसे पहले जो SRP है वो राइबोसोम के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ER की मेम्ब्रेन पे जाता है, और SRP रिसेप्टर जो होता है ER की मेम्ब्रेन पे उससे जाके बाइंड करता है, और उस पे जाके बाइंड करने के लिए ये जो SRP है ना ये GTP का यूज़ करता है ताकि ये सही जगह पे जाके बाइंड कर सके। उसके बाद जो ER की मेम्ब्रेन थी RER की, उस पर ट्रांसलोकोन प्रेजेंट था जिसे हम Sec61 भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, ये एक तरीके का चैनल है जिसके थ्रू वो अंदर जाएगा। तो वहाँ पे जाके हमारा ये जो SRP है वो लग जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स था ना SRP राइबोसोम का, ये SRP रिसेप्टर पे जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये वहाँ पे जाता है तो SRP हमारा रिलीज़ हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो अपनी GTP को हाइड्रोलाइज करके वहाँ से निकल जाता है कि मेरा काम तो हो गया, मैं इसको अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने इसको जहाँ इसे पहुँचाना था मैं पहुँचा दिया। अब मेन काम किसका है, ट्रांसलोकोन का, मतलब Sec61 का है, वो इसको अंदर लेके जाएगा। तो क्योंकि वो एक चैनल है वो उसे पास होने देगा, तो अब गेट ओपन हो गया जो ट्रांसलोकोन है वहाँ से, ताकि वो हमारा अंदर जा सके। तो ट्रांसलेशन इस रीस्टार्ट होगा इस टाइम पे, और प्रोटीन बनते बनते ER की ल्यूमन में चला जाएगा। मतलब ट्रांसलेशन पहले रुक गया था जब उसने बाइंड करा था, SRP ने बाइंड करा था सिग्नल पेप्टाइड से, बट अब जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो रिज्यूम होगा और प्रोटीन बनते बनते ER के ल्यूमन में चला जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग कहते हैं। सिग्नल पेप्टाइड क्या करता है, सिग्नल पेप्टाइडेज जो होता है ना वो सिग्नल पेप्टाइड को कट कर देता है यहाँ पे जो भी सिग्नल होगा, ताकि जो प्रोटीन है हमारा मैच्योर बन जाए। और इसी पॉइंट पे जो बिप होते हैं जिसे हम HSP70 चैपरॉन कहते हैं, वो यहाँ पे आके बाइंड कर लेते हैं प्रोटीन को, ताकि जो प्रोटीन है उसको अंदर की तरफ खींचा जा सके और फोल्डिंग ना हो सके। मतलब प्रोटीन को फोल्डिंग होने से रोकता है ताकि मिस फोल्डिंग ना हो। ठीक है, इसके बाद तो हमारा जो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होगा उसमें क्या होता है कि जब ये हमारा मतलब ये जो प्रोटीन है इसके अंदर कुछ सिग्नल होते हैं, ठीक है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के लिए उसे कहते हैं SXN।
इसमें क्या होता है, सीरीन होता है, एक्स मतलब एनी अमाइनो एसिड और एन मतलब होता है एस्पराजीन। तो ये जो एस्पराजीन है ना, इसे एन से डिनोट करते हैं। यहीं पे आके जो हमारी जो शुगर है वो ऐड होती हैं, तो इसीलिए इसको एनलिंग ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, जब हम लोगों का प्रोटीन का ये जो प्रोसेस हो रहा था, इसमें ये जो टारगेटिंग है, इस टाइम पे डॉलीकॉल नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये हमारी आर की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इस पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और 5 मैनोस आके जुड़ते हैं। ठीक है, इसके फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, डॉलीकॉल क्या करता है, इसको अंदर लेके जोड़ेगा, जाके किस पे जोड़ेगा, एस्पराजीन के ऊपर। तो जब ये डॉलीकॉल क्या करेगा, इसको शिफ्ट कर देता है अंदर के साइड। तो अंदर के साइड किस तरीके से शिफ्ट करता है कि जो फ्लिपेज है वो इसको अंदर की तरफ ले जाएगा। मतलब फ्लिपेज का क्या काम होता है, आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट में लेके जाना बाय यूजिंग एटीपी। ओके, तो जब ये अंदर ले जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लिपिंग करने के बाद इस डॉलीकॉल को, मतलब ये आर ल्यूमन में इसकी फ्लिपिंग करेगा। उसके बाद 4 मैनोज इस पे ऐड होंगे और 3 ग्लूकोज ऐड हो जाएंगे इसके ऊपर। और जब ये ऐड होने के बाद, मतलब ये सारा हमारा एस्पराजीन पे आके ऐड हो गया, उसके बाद इसमें से 3 ग्लूकोज रिमूव हो जाएंगे और 1 मैनोज रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एनलिंग ग्लाइकोसाइलेशन है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमें याद रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपका ये जो ट्यूनिकामाइसिन है, ये क्या करता है, फ्लिपेज का इनहिबिशन करता है। मतलब ये जो बाहर से डॉलीकॉल अंदर ला रहा था इसको, तो वो उसको इनहिबिट करता है। मतलब बेसिकली एनलिंग ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट कर रहा है ट्यूनिकामाइसिन। और जब प्रोटीन की फोल्डिंग होगी तो उस टाइम पे ये जो ग्लूकोज है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ग्लाइकोसाइलेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक तरीके से प्रॉपर फोल्डिंग कर सकें, स्टेबलाइज इसको कर सकें, प्रोटीन को प्रोटेक्ट कर सकें, सॉर्टिंग कर सकें इसकी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट रहेगा, तो बेसिकली हमारा जो ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी जो प्रोटीन होगी वो एडेनिन एक्सचेंज फैक्टर की मदद से जो एटीपी का यूज़ करके दोबारा रीफोल्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम इसका क्वालिटी कंट्रोल वगैरह मतलब चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फोल्ड हुई है या नहीं हुई है। और ये जो हमारा ग्लाइकोसाइलेशन हुआ था वो थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है गोल्गी में जाके। अब ईआर के ल्यूमेन में जो एनिलिंग ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन फोल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोटीन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। मतलब अगर एनिलिंग ग्लाइकोसाइलेशन होगा तो प्रोटीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और जो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज हमारा होता है, जिसे हम PDIB कहते हैं, ये क्या करता है कि ER का जो ल्यूमेन होता है उसके अंदर ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट होता है, ताकि डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, मतलब हो सके। तो PDI से क्या होता है, ये जो हमारा प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और रीअरेंजमेंट भी करता है किसका, डाइसल्फाइड बॉन्ड का। ठीक है, जो सीक्रेटरी प्रोटीन होते हैं उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन जो है RER के ल्यूमेन में प्रेजेंट है, मतलब सिंथेसाइज हो रही है। क्योंकि RER के ल्यूमेन में कैसा इन्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया ऑक्सीडेटिव। डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो ऑक्सीडेटिव चाहिए होता है। मतलब ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जो सीक्रेटरी प्रोटीन है उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि वो किस में सिंथेसाइज हो रही है, ER के ल्यूमेन में, जो कि ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट होता है प्रेजेंट जहाँ पे। अब साइटोसोलिक इन्वायरमेंट जो होता है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग होता है। तो इसलिए
डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। बस इसमें एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि केराटिन जो है एक तरीके से साइटोसोलिक प्रोटीन है, बट उसके बाद भी उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, क्योंकि साइटोसोल में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है जो कि फेवर नहीं करता डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को, पर फिर भी केराटिन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये एक एक्सेप्शन है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि कुछ जो केराटिनोसाइट्स हैं, मतलब केराटिन में जो प्रेजेंट होती हैं, कुछ केराटिन की जो सेल्स वगैरह हैं, उन्होंने मेंटेन कर रखा है ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट को अपने अंदर, मतलब अपने साइटोसोल में। ईआर का जो ल्यूमेन है उसमें प्रोलाइल सिस ट्रांसफ़र आइसोमरेज होता है। वो क्या करता है, मतलब कन्वर्ट कराता है कि सिस को ट्रांस वाले बॉन्ड के अंदर। अब जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है फोल्डेड प्रोटीन का, उसमें उसे हम क्यों कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्यों करना है हमें भैया? ये देखना है कि अगर प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो गई है तो वो आर के ल्यूमेन से निकल के गोल्गी में जाए, गोल्गी में जाके उसके अंदर फिर क्या होगा, सॉर्टिंग होगी, चेक करा जाएगा भैया कौन सा सिग्नल है, KDL है तो वापस ER में भेज दो, या फिर जो भी सिग्नल है आपका मैनो 6 मतलब अगर लग रहा है कि लाइसोसोमल प्रोटीन है तो मैनो 6 फॉस्फेट लगा के लाइसोसोम के पास भेज दो। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, बट ये जब भी डिसाइड होंगी पहले क्वालिटी कंट्रोल होगा कि फोल्डेड प्रोटीन जो फोल्ड हुई है प्रॉपरली फोल्डेड हुई भी है कि नहीं हुई है। तो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट होगी किसमें, साइटोसोल में, ठीक है। तो अगर वो मिसफोल्डेड है, ठीक से फोल्ड नहीं हुई थी, ठीक है, तो ER क्या करेगा, उसे साइटोसोल में भेज देगा और उसका 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन करा देगा, ठीक है। पहले तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा कि भैया दोबारा रीफोल्ड हो, फिर सही हो, फिर ये हो, मतलब इस तरीके से। बट अगर वो उसे लगेगा भैया ये सुधरने वाली है नहीं, ये ठीक नहीं होगी, तो वो उसे क्या करेगा, 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन कर देगा, ठीक है। अब ये रीफोल्डिंग वाले ये सारे प्रोसेस है, इसमें कुछ हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो हमें पता होना चाहिए कि ये इसमें क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन से ये जो प्रोटीन हैं आपके यूज़ होते हैं। एक तो बिप है, एक है कैलनेक्सिन जो RER की मेम्ब्रेन पे होता है, और कैल रेटिकुलिन जो है वो RER के ल्यूमेन साइड में होता है। ये दोनों जो है ना, कैलनेक्सिन और कैल रेटिकुलिन, ये दोनों ही कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में वर्क करते हैं। जब हम लोग सिग्नलिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे कि कैल्शियम का क्या क्या रोल होता है, तो उसमें एक रोल ये भी आएगा कि कैलनेक्सिन और कैल रेटिकुलिन को कैल्शियम चाहिए भैया। तो जो आपका कैलनेक्सिन है, कैल रेटिकुलिन है, ये कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर वर्क करता है, और ग्लूकोसाइडेज फर्स्ट सेकंड, मैनोसाइडेज और UDP ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, ये सारे हमें चीज़ें चाहिए, ये सारे प्रोटीन्स चाहिए, किसके लिए, ये हम क्वालिटी कंट्रोल जब कराएंगे, ठीक है, RER के ल्यूमेन के अंदर। अब अगर प्रोटीन में मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गई कि उसका जो RNA है वो म्यूटेटेड हो गया प्रोटीन का, ठीक है, तो प्रोटीन क्या होगी, बार बार अगेन अनफोल्ड होगी, फिर रीफोल्ड होगी, ठीक है। उसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत मतलब बिप का यूज़ होता है इसके अंदर, तो जो बिप के नंबर हैं, जो फ्री बिप थे वो सारे इसी में लग जाएंगे, तो बिप के नंबर क्या हो गए, कम हो गए, तो सारे बिप जो हैं प्रोटीन की अनफोल्डिंग में लग जाएंगे, और उसके वजह से क्या होगा, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स शो होगा। तो मोस्टली जो बिप हैं वो फोल्डिंग में लग जाएंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन के, ठीक है। अब अनफोल्डेड जो प्रोटीन रिस्पॉन्स होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा म्यूटेटेड mRNA था, मतलब मैंने बताया था ना आपका RNA जो है वो म्यूटेटेड है, तो जो म्यूटेटेड आपका RNA है वो डिग्रेड हो जाएगा, और जो सेल के अंदर ट्रांसलेशन हो रहा है वो रुक जाएगा, मतलब ग्लोबल जो हमारा ये ट्रांसलेशन था ना, ये सब इनहिबिट हो जाएगा, सारे ट्रांसलेशन, मतलब वो कहेगा, सेल कहेगा कि अब बस करो, प्रोटीन बनाना बंद कर दो, क्योंकि हमारा जो RNA है
वो ही म्यूटेटेड है, तो आप लोग क्यों उसको प्रोटीन बनाने में लगे हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, चैपरॉन के एक्सप्रेशन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से ER। और अगर म्यूटेशन मान लो, मैंने बताया आपको RNA में मतलब म्यूटेशन था, तो क्या हुआ, ट्रांसलेशन रुक गया, RNA को डिग्रेड कर दिया और चैपरॉन के एक्सप्रेशन को बढ़ गए, ठीक है। और अगर आपका जो म्यूटेशन था वो प्रोटीन में है, मतलब अमीनो एसिड के लेवल पे है, तो उसमें क्या होगा कि ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन होगा, कि आपको पता है कि प्रोटीन जो है आपकी वो ख़राब है, तो ER उसको डिग्रेड कर देगा। तो इसमें क्या होगा, सिंगल कॉपी ऑफ प्रोटीन जो भी म्यूटेटेड होगी उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, जो भी प्रोटीन आपकी बेकार है उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी टारगेटिंग होती है सीक्रेटरी प्रोटीन की, मैंने आपको सारा बताया, को ट्रांसलेशन टारगेटिंग किस तरीके से हो रही थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग के बारे में, ठीक है। ये कॉमनली किस में पाई जाती है, ईस्ट के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का चेंज होता है, जो वहाँ पे सिग्नल पेप्टाइड था आपका, वो एन टर्मिनस के साइड था प्रेजेंट। यहाँ पे जो होता है सिग्नल पेप्टाइड ईस्ट के अंदर या फिर पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग के अंदर, ये आपका C टर्मिनस के साइड में होता है। और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके थ्रू, SEC63, ठीक है। मतलब जो SEC63 है, मतलब हमने SEC61 जो था हमारा ट्रांसलोकोन था, बट यहाँ पे SEC63 भी है, जो कि एसोसिएटेड किससे है, आपका SEC61 से, ठीक है। तो उसके बाद ये इस मतलब प्रोटीन बनने के, यहाँ पे प्रोटीन जो थी हमारी पूरी कंप्लीट बन गई थी, और उसके बाद उसे टारगेट किस में करा गया है, ER के अंदर, जिसमें SEC63 और SEC61 का रोल है। और क्या होगा, सिग्नल पेप्टाइडेज वही कट करेगा, और फिर उसके बाद जो प्रोटीन है उस पर बिप ऐड हो जाएंगे, और वो ड्रैग करेगा उसको किसके अंदर, RER के ल्यूमेन के अंदर। तो इस तरीके से प्रोटीन किसके अंदर आ जाएगी, RER के ल्यूमेन के अंदर। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, कि जो हमारी प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन पे भी तो लगती है ना। मैंने आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बताया था कि इस तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन भी होती है, और आपका एक्सट्रिंसिक होती है, या हम कह सकते हैं पेरिफेरल होती है, या फिर लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होती हैं। तो ये सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब इनका सिंथेसिस हो रहा है, तो जैसे कि ER, गोल्गी, ये सब हमारे इसमें प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी सेल है उसमें हम देखेंगे कि उसकी क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उसका क्या रहेगा। जैसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो हैं, जो सेल के अंदर आपने मेम्ब्रेन के अंदर पड़ी थी, वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। और ये किसके बेसिस पे है, उसकी टॉपोलॉजी के बेसिस पे, कि मतलब एन टर्मिनस किस साइड है और C टर्मिनस किस साइड है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कितने टाइप्स की हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब देखो टाइप 1, एक तो ऐसी है जिसका सिंगल स्पैनिंग मेम्ब्रेन है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, एन टर्मिनस कहाँ पे है उसका, एक्सोप्लाज्मिक फेज में। एक्सोप्लाज्मिक फेज मतलब सेल के बाहर उसका एन टर्मिनस है, और साइटोसोल में उसका C टर्मिनस है, ठीक है। इसके अंदर सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट होगा जो कि क्लीवेबल होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा रीजन तो होना चाहिए ना जो उसको ट्रांस मेम्ब्रेन बना सके, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर जो हमारा मतलब ये आपकी प्रोटीन थी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जब अंदर आएगी तो उसमें कुछ सिग्नल रहता है, स्टॉप ट्रांसफ़र सिग्नल जिसे बोलते हैं। जब ये एन टर्मिनस के साइड से इसने अंदर आना शुरू करा, ठीक है, तो जो RER है उसके अंदर के साइड को आप क्या बोलोगे, एक्सोप्लाज्मिक फेज ही तो बोलोगे, क्योंकि
ये साइटोसोलिक फेस जो होता है वो ऑर्गेनेल्स के बाहर का, मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, तो उसके अंदर सी टर्मिनस आना चाहिए, तभी तो ये टाइप 1 कहलाएगी। तो एन टर्मिनस के साइड से अंदर जाना शुरू करेगी, और उसके बाद जैसे ही इस स्टॉप ट्रांसफ़र सिग्नल आएगा, उसके बाद इसका ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये इसके बाद ये जो है सिग्नल पेप्टाइडेज जो है वो उसको क्लीव कर देगा, और इसका एन टर्मिनस जो है वो एन टर्मिनस एक्सोप्लाज्मिक फेस में रह जाएगा, और सी टर्मिनस कहाँ आएगा, सी टर्मिनस इसका साइटोसोलिक फेस में चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो सिग्नल पेप्टाइडेज है, जब ये अंदर आ रही थी ना, तो उसको ये एन टर्मिनस को क्लीव कर देता है, और उसकी क्लीव करने के बाद दोबारा से एन टर्मिनस जो है अंदर के साइड फॉर्म होता है। वो वाला एन टर्मिनस सिग्नल पेप्टाइड ने कर दिया क्लीव, अंदर की साइड दोबारा से एन टर्मिनस फॉर्म हुआ, और बाहर के साइड जो रह जाएगा वो सी टर्मिनस बन जाता है। और ये किसके अंदर होता है, मैंने आपको बताया था, जो एक ही बार स्पेन करता है, ग्लाइकोफोरिन होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। एक तो ये है इसका एग्जाम्पल, दूसरा है एलडीएल रिसेप्टर, ठीक है। टाइप 1 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन किस में पाया जाता है, एक तो एलडीएल के रिसेप्टर में, और दूसरा ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन जो है, ठीक है। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो ये सिंगल स्पैनिंग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो इसका जो एन टर्मिनस है वो साइटोसोलिक साइड में होगा, और सी टर्मिनस जो है वो एक्सोप्लाज्मिक फेस में होगा, मतलब कम्प्लीटली अपोजिट समझ लीजिए आप टाइप 2 को। और ये भी सिंगल स्पैनिंग ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है, बट इसका जो सिग्नल पेप्टाइड है ना, ये नॉन क्लीवेबल है, मतलब ये आप क्लीव नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, जब वो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म पे जब आपकी जो प्रोटीन है राइबोसोम के साथ अंदर आके जो ट्रांसलोकोन वाले एरिया पे आई, उसके बाद क्या होगा, जो एन टर्मिनस है वो बाहर की तरफ जब आएगा तो वो क्लीव ही नहीं कर पाएगा, मतलब एन टर्मिनस के थ्रू से वो अंदर आई, और मैंने आपको बताया था एन टर्मिनस जो होता है वो सिग्नल पेप्टाइड क्लीव कर देता है, वो बाहर निकल जाता है। बट अब एन टर्मिनस बाहर तो निकला, बट सिग्नल पेप्टाइड उसे क्लीव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नॉन क्लीवेबल है। तो अब क्या होगा, पूरी की पूरी जो प्रोटीन है उसका जो सी टर्मिनस है ना, वो भी अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे स्टार्ट ट्रांसफ़र सिग्नल होता है, स्टॉप ट्रांसफ़र सिग्नल नहीं होता है। जैसे ही स्टार्ट ट्रांसफ़र सिग्नल आएगा, पूरी की पूरी प्रोटीन अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो टाइप 3 है इसी के अंदर, उसमें क्या होता है, टाइप 3 के अंदर क्या है कि टाइप 3 में आपका सिग्नल एंकर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है साइटोक्रोम P45, जो कि एक तरीके से मार्कर प्रोटीन है किसका, SER की मेम्ब्रेन का। इसमें भी पर इसका जो मैंने आपको बताया था ना, एन टर्मिनस जैसे फर्स्ट वाले में होता है ना एक्सोप्लाज्मिक साइड, और सी टर्मिनस साइटोसोलिक साइड, वैसे ही इसमें टाइप 3 में सेम रहता है, बट टाइप 2 में अपोजिट होता है इसका। अब अभी तक तो हम सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। अब जब मल्टी पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जब एक से ज़्यादा बार स्पैन कर रहा है, तो उसमें भी दो टाइप होते हैं कि अगर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है, मान लो कि 2 हैं, 4 हैं, या 6 हैं, 8 है, ठीक है, तो उस साइड में क्या होगा कि वो एक ही साइड में ही रहेगा, या तो साइटोसोलिक साइड में रहेगा या वो एक्सोप्लाज्मिक साइड में रहेगा। बट अगर ऑड नंबर में है तो एक रहेगा मतलब एक रहेगा साइटोसोलिक साइड में, चाहे वो एन हो या सी हो, और एक रहेगा एक्सोप्लाज्मिक साइड में। तो उसका इस तरीके से रहता है। और एक चीज़ और हमें पता होना चाहिए कि जो उसकी टोपोलॉजी है, मतलब कि एन टर्मिनस कहाँ रहेगा, सी टर्मिनस कहाँ रहेगा, तो इस केस में कैसे डिसाइड होगा कि जो प्रोटीन पे चार्ज है वो किस तरीके से है, उसके बेसिस पे रहेगा। कि अंदर की साइड जैसे कि आपका एन टर्मिनस जा रहा है या सी टर्मिनस जा रहा है, कि मैंने आपको बताया था कि
सेल के अंदर जैसा चार्ज होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होगा कि किस साइड पे हमारा प्रोटीन जाएगा और कैसे रहेगा वो। नेक्स्ट हम लोग सीक्रेटरी पाथवे, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है सीक्रेटरी पाथवे, जिसमें क्या होता है कि एनोग्रेड, रेट्रोग्रेड ये आते हैं। इससे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ईआर से जो प्रोटीन जब ईआर में आपका जो भी प्रोटीन है उसे आपको गोल्गी में भेजना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एनोग्रेड पाथ होता है आपका, ठीक है, मतलब एनोग्रेड पाथ कहते हैं इसे। तो ईआर से वो कैसे जाएगा, सिस गोल्गी पे, फिर मीडियन गोल्गी पे, फिर ट्रांस गोल्गी से गोल्गी पे, फिर वहाँ से वो डिपेंड करेगा कि उस पर जैसा सिग्नल है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाना है या एंडोसोम में जाना है, वो सब उसके बाद डिसाइड होगा। और मान लो अगर गोल्गी से ईआर में भेजना है उसे, तो रेट्रोग्रेड पाथ होता है। तो ईआर से गोल्गी में जो आपका पाथ था वो एनोग्रेड पाथ है। जो भी आपकी ये जो प्रोटीन है ना, इसकी जो सॉर्टिंग होती है, गोल्गी के 3 पार्ट होते हैं, सिस, मीडियन, ट्रांस गोल्गी में प्रोटीन की आपकी सॉर्टिंग होती है। अब जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर आपका जस्ट ईआर होता है, बल्कि न्यूक्लियस से अटैच्ड ही रहता है वो। तो ईआर से जब किसी को गोल्गी में जाना है प्रोटीन को, तो जो उसके ऊपर जो वेसाइकल बन के उसका जो ट्रांसफ़र कराती है वो कॉप2 प्रोटीन होता है, जो इसको ट्रांसफ़र करने में मदद करती है, ठीक है। कॉप2 ईआर से गोल्गी में ले जाता है, और गोल्गी से ईआर में आना है तो कॉप1 आपका यूज़ होता है। और आपको गोल्गी से आगे ले जाना है तो उसमें किसका यूज़ होता है, क्लैथरिन का यूज़ होता है। क्लैथरिन का जब हमने पढ़ा था ना कि क्लैथरिन कोटेड वेसाइकल होगी, क्लैथरिन कोट बन जाएगा, तो क्लैथरिन गोल्गी से जब आपका एंडोसोम वगैरह में जाते हैं तो उसमें यूज़ होता है एंडोसोम, फिर वहाँ से लाइसोसोम। अब एनोग्रेड पाथ को एंटेरोग्रेड पाथ भी कहते हैं, जिसमें किस किस का यूज़ होता है, कॉप2 का तो यूज़ होता ही है, उसके बाद उसके साथ साथ SAR फर्स्ट का भी यूज़ होता है, जिसके पास क्या होती है, GTP होती है, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प करता है। फिर उसके बाद आपका जब मतलब गोल्गी से आपको ईआर में भेजना है तो कॉप फर्स्ट का आपका यूज़ होता है। तो जब आप इसमें कॉप फर्स्ट के साथ कौन यूज़ होगा, ARF फर्स्ट का यूज़ होगा। वहाँ पे किसका यूज़ हो रहा था, SAR का यूज़ हो रहा था, SAR का यूज़ हो रहा था। और जब गोल्गी से हम ER की तरफ जाएंगे तो किसका यूज़ होगा, ARF का यूज़ होगा, ARF फर्स्ट का यूज़ होगा, ठीक है। और जब क्लैथरिन का यूज़ करेंगे हम, उस केस में किसका यूज़ होगा, क्लैथरिन के साथ कौन आएगा, ARF2 आएगा। आपको क्या बताया मैंने, कॉप फर्स्ट किसके साथ कौन आ रहा था, आपका ARF फर्स्ट आ रहा था, और क्लैथरिन के साथ क्या आ रहा था, ARF2 आएगा, और ये सब अपनी GTP की फॉर्म में आएंगे। इसके बाद ये प्रोसेस में मतलब आपका क्या रहता है, बेसिकली जो SEC23 है इसका यूज़ होता है। SEC23 के साथ ये जो आपका SAR फर्स्ट है, ये GTP की फॉर्म में। SEC23 बेसिकली करता क्या है, जो आपका SAR फर्स्ट था ना GTP के साथ, उसकी GTP को हाइड्रोलाइज करता है SEC23, क्योंकि जो आपका प्रोटीन है वेसाइकल के फॉर्म में किसके पास जा रहा था, गोल्गी के पास जा रहा था। और इसी टाइम पे यहाँ पे राब GTP भी आएगी, वो भी इसमें हेल्प करेगी, वो भी यहाँ पे आएगी। और V स्नेयर्स प्रोटीन अटैच रहेंगे किससे, RER से। अब ये ट्रांसपोर्ट होगा सिस गोल्गी से। अब जब ये ट्रांसफ़र होगा तो हमारा जो गोल्गी है, जो भी हमारा टारगेट साइट है, वहाँ पे क्या है, T स्नेयर है। तो
ये दोनों ही कैसे होते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स नेचर के होते हैं और आपस में इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, वाटर को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं वहाँ से और वेसिकल का फ्यूज़न कराते हैं। अब जब ये वाला प्रोसेस होगा ना, जब आपके वी और टी स्नेयर्स मिलेंगे, वेसिकल का फ्यूज़न होगा, तो यहाँ पे कौन मदद करेगा, राब जीटीपी इनको फ्यूज़न कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा, अगर वही है कि मान लो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए किसके अंदर, एसएआर फर्स्ट जीटीपी के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए। अब मैंने आपको बताया था एसएआर फर्स्ट जीटीपी क्या करता था, ये आपके प्रोटीन को ईआर से कहाँ ले जा रहा था, सिस गोल्गी के अंदर। अब इसमें हो गया म्यूटेशन, अब ईआर से जो वेसिकल है वो सिस गोल्गी में नहीं जा रही, पर सिस गोल्गी से ईआर की तरफ आ रही है। तो इससे क्या होगा, एक टाइम के बाद जो गोल्गी है वो डिसअपियर हो जाएगा और पूरा रीएब्जॉर्ब किस में हो जाएगा, ईआर के अंदर। मतलब ये एक टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जा सकता है कि अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो उस केस में क्या उसका कॉन्सिक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट ये आपका ईआर के प्रोटीन में, जैसे आपको मैंने बताया था कि केडीएल का सिग्नल होता है, अगर ये सिग्नल है तो क्या रहेगा। और ईआर की जैसे प्रोटीन्स हैं, कौन कौन सी ईआर्स की प्रोटीन है। अब गोल्गी के पास पहुँचे और पता चला कि ये तो ईआर की प्रोटीन है, इसको तो ईआर में काम करना होता है। कौन कौन सी प्रोटीन थी, बिप, मैंने आपको बताया था क्वालिटी कंट्रोल में बिप का काम हो रहा था, पीडीआई के बारे में बताया था, कैल रेटिकुलिन के बारे में बताया था। तो ये सारी कौन सी प्रोटीन है, ये आरईआर की ल्यूमेन में वर्क करने वाली प्रोटीन है। अब इनके ऊपर कौन सा सीक्वेंस देखा, गोल्गी ने देखा भैया इन पे तो केडीएल का सिग्नल लगा हुआ है, वो भी सी टर्मिनस पे। तो केडीएल का सिग्नल कहाँ होता है बच्चों, सी टर्मिनस पे। ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए कि मैंने आपको सबसे पहले सिग्नल पेप्टाइड बताया था, वो कहाँ पे था, एन टर्मिनस पे। ठीक है, फिर मैंने ईस्ट का बताया पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग के बारे में, वहाँ पे सिग्नल पेप्टाइड सी टर्मिनस पे था। और यहाँ पे केडीएल सिग्नल कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो केडीएल सिग्नल हमारा सी टर्मिनस पे होता है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा कि ये जो केडीएल सिग्नल है, बेसिकली केडीएल है क्या, केडीएल सिग्नल है तो सी टर्मिनस पे, ये हमें पता है, बट व्हाट इज़ दिस, देन के स्टैंड्स फॉर लाइसिन, मतलब के मीन्स लाइसिन होगा, डी मीन्स एस्पार्टिक एसिड होगा, ई का मतलब ग्लूटामिक एसिड होगा और एल का मतलब ल्यूसीन होगा। ठीक है, मतलब लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है हमारा, ग्लूटामिक एसिड है और ल्यूसीन है। अब जब pH 6.5 होता है तो केडीएल सिग्नल जो है वो बाइंड्स होता है अपने रिसेप्टर से। तो pH मान लो सिस गोल्गी है, pH है 6.5, ठीक है, तो यहाँ पे केडीएल सिग्नल बाइंड हो गया अपने केडीएल रिसेप्टर से। केडीएल रिसेप्टर में क्या था हमारा, 2 लाइसिन थे, इसलिए डाई बेसिक सिग्नल हम इसे कहते हैं। ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज किसके थ्रू होते हैं, कॉफ फर्स्ट मैंने बताया था, एआरएफ फर्स्ट जीटीपी बताया था, मतलब एआरएफ फर्स्ट जीटीपी के साथ। ये लोग मैंने बताया था सिस गोल्गी से आपका ईआर में जाता है, तो अब यहाँ से ये ईआर में जाएगा। तो ये आप जब ईआर में यहाँ से जाता है तो जो इसकी एआरएफ की जीटीपी होती है वो जीटीपी में हाइड्रोलाइज हो जाती है और आपका कॉफ फर्स्ट जो होता है वहाँ पे पहुँचने के बाद रिमूव हो जाता है। और जो केडीएल सिग्नल है वो उसके जो रिसेप्टर के साथ ही ये आएगा, और जो रिसेप्टर के साथ जब ये आता है और आपके ईआर के पास पहुँचता है तो केडीएल का जो सिग्नल होता है वो डिसोसिएट हो जाता है रिसेप्टर से। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे वो बाइंड कब हुआ था, जब pH था 6.5, और आरईआर के अंदर जब ये आया ना रिसेप्टर, तो इसने देखा यहाँ तो pH भैया 7 है, यहाँ तो मैं काम नहीं करूँगा, तो वहाँ पे वो डिसोसिएट हो जाता है और इसी को हम कहते हैं रेट्रोग्रेड पाथवे। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया। अब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा
जो इनके फंक्शंस हैं वो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि आपका ER जो है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये ग्रैनुलर होता है। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि इस पर राइबोसोम अटैच रहते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ है इस पर राइबोसोम अटैच नहीं रहते, इसलिए हम इसे स्मूथ बोलते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर है। ये किसका है, तो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, ये एक तरीके से ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर है किसके बीच का, रफ एंडोप्लाज्मिक ER एंड सिस गोल्गी के बीच का। अब ये जो RER है हमारा, ये मैंने आपको बताया था कि ग्रैनुलर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कंटिन्यूसली अटैच्ड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सीक्रेटरी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मतलब दिस इज़ द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सीक्रेटरी प्रोटीन। और SRP रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, RER की मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि रिक्रूट करते हैं ट्रांसलेशनल मशीनरी को। इसमें ये जो सिस्टर्नी होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, और जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है वो लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो RER के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, एनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन हमने पढ़ा था, एस्पराजीन के ऊपर हो रहा है इसलिए एनलिंक बोल रहे थे इसे। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से होगा, कि आपके ये जो BIP है, कैलनेक्सिन है, कैलरेटिकुलिन है, और क्या कहते हैं UDP ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज है, और भी ये सब चीज़ें आएंगी। और क्वालिटी कंट्रोल होगा, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स होगा, ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन होगा अगर प्रोटीन में दिक्कत है उस केस में। और अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स आ रहा था आपका जब RNA म्यूटेटेड था। अब SER में क्या होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें सिस्टर्ने तो लेस डेवलप्ड है, और जो ट्यूब्यूल हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, SER में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था आपका नेट में कि आपका ये जो लिपिड है इनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका सिंथेसिस होता है। तो इसमें किस किस का सिंथेसिस होगा, जो आपके फोस्फोलिपिड्स हमने पढ़े थे, जैसे कि फोस्फोटिडाइल इथेनॉलअमीन, फोस्फोटिडाइल कोलिन, फोस्फोटिडाइल सीरीन, फोस्फोटिडाइल इनोसिटॉल, ये सारे इसी में सिंथेसिस होंगे, ठीक है। और ये आपका स्क्रैम्बलेज वगैरह है, इसे फोस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर भी कहते हैं। ये क्या करेगा, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा लिपिड्स का, ठीक है। और जो हमारा सेरामाइड है, सेरामाइड का भी सिंथेसिस किस में हो रहा है, SER के अंदर। और इसके साथ आपका क्या सिंथेसिस होगा, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है, ये भी सिंथेसिस होगा। कोलेस्ट्रॉल है, ये भी सिंथेसिस होगा, ठीक है। मतलब जो LDL है सिंथेसाइज हो रहा है इन द लीवर ऑफ SER। मतलब ये आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है लीवर के अंदर, लीवर वाले SER के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और जो आपका स्टेरॉयडल हार्मोन है इनका भी सिंथेसिस हो रहा है किसके अंदर, SER के अंदर, जैसे कि ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोन है, ये सारे आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है ड्रग्स का, जिसमें साइटोक्रोम P450 का यूज़ होता है, वो भी हो रहा है किसके अंदर, SER के अंदर। ये भी 2 टाइप से होता है, जैसे मोनो ऑक्सीजनेस या फिर एराइल एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है।
तो ये क्या करता है कि नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो इनएक्टिव हो गई। मतलब बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग हो रहा है, वो आपका इस तरीके से होता है कि जो नॉन पोलर है मोनोऑक्सीजनेस क्या करेगा, उसे पोलर कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। जैसे कि बारबियूरेट जो होती है ये न्यूरोलॉजिकल ड्रग, इसमें ऐसा होता है। और बेंजोपायरीन जो होता है वो भी नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, जो ये क्या होती है, कार्सिनोजेनिक होती है। बेंजोपायरीन जो है ये कैंसर करती है। और जिस ड्रग को एसईआर सबसे फास्ट डिटॉक्सिफाई करता है उसे हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कि अगर वो डिटॉक्सिफाई हो गई तो उसका जो वर्क है वो कैसे करेगी, इस वजह से उसकी जो रेट होती है या फिर उसका जो डोसेज होता है वो ज़्यादा रहता है। अब इसके अलावा क्या करता है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म भी करता है, कि जो ग्लूकोज है उससे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो भी, उसका जो एंजाइम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, ये जो एंजाइम है वो एसईआर ही कंटेन करता है। ठीक है, ग्लूकोज से आपका ये जो आपका ग्लाइकोजन बनाना है उसमें इसका यूज़ होता है, इसलिए से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में यूज़ करते हैं। और कैल्शियम का स्टोरेज सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो कैल्शियम है वो एसईआर के अंदर स्टोर कराने के लिए भी इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मसल्स के एसईआर हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम का स्टोरेज करते हैं। और ये कहाँ पे होता है, जो मसल के एसईआर हैं उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये क्या करते हैं, कैल्शियम का स्टोरेज करते हैं बाय यूजिंग एटीपी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पी टाइप का पंप होता है, डेट्स वाई इट इज़ यूजिंग एटीपी, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ गया, क्योंकि ऑलरेडी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा थी कैल्शियम की, फिर भी आपने इसको अंदर भेजा है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, तो इसलिए एटीपी का यूज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे यूज़ आपको पता चल गए, लिपिड की सिंथेसिस, हार्मोन्स की सिंथेसिस, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन है, सेरामाइड है, कोलेस्ट्रॉल है, और ये ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है आपका, और कैल्शियम स्टोरेज है, ये सब एसईआर का रोल है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो गोल्गी जो है इसको एक तरीके से मिडल मैन ऑफ सेल कहते हैं। ये एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का ये इंटरमीडिएट है, और ये वहीं प्रेजेंट भी होता है। और ये जहाँ प्रेजेंट होता है उसे जोन ऑफ एक्सक्लूज़न कहते हैं। मतलब जोन ऑफ एक्सक्लूज़न एक ऐसा जोन है जहाँ पर कुछ और है ही नहीं। तो गोल्गी के अंदर एक तरीके से पोलैरिटी भी होती है, ये एक तरीके से पोलैरिटी भी शो करता है। तो कुछ इसके अंदर मोटर प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, इसका मैंने आपको बताया था सिस, मीडियन और ट्रांस गोल्गी होती है। गोल्गी का जो मॉडल था वो दो टाइप्स का मॉडल इसके ऊपर लोगों ने मतलब इसको डिस्कवर करा था, कि इसके अंदर सिस्टर्नल मैचुरेशन होता है, किसी ने कहा कि नहीं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है, इस तरीके से बताया गया था। थिकनेस, ये जो है आपकी थिकनेस मेम्ब्रेन की, ये आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा आपकी थिक होती है, फिर उसके बाद आपका लाइसोसोम होता है, फिर उसके बाद आपका जो ट्रांस गोल्गी है, फिर मीडियम गोल्गी है, फिर सिस गोल्गी है। मतलब सबसे थिकनेस सबसे ज़्यादा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही है। फिर उसके बाद हमारा लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में थिकनेस है, थिकनेस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हमारी ट्रांस गोल्गी, मीडियन गोल्गी, सिस गोल्गी। अब जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन की सॉर्टिंग हो रही है, कि भैया ये पोस्ट ऑफिस से देख रहा है ये चिट्ठी यहाँ जाएगी, ये चिट्ठी यहाँ जाएगी, उसी तरीके से बता रहा है कि ये इसको यहाँ भेजना है, इसके ऊपर ये चीज़ है, इसको यहाँ भेजना है, इसके ऊपर कोई सिग्नल नहीं है, इसको बाहर सीक्रेट कर दो, इस तरीके से ये चेक करेगा सारा।
और कोई भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है तो कहाँ होता है, गोल्गी में। इसको आपको याद रखना है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन अकर इन गोल्गी। जैसे कि मैनोज 6 फॉस्फेट का यहाँ पे एडिशन करा जाएगा, क्योंकि उसने देखा कि ये लाइसोसोमल प्रोटीन है, ठीक है, तो अब इसको लाइसोसोम में भेजना है, तो और हम ये चाहते हैं कि ये कहीं और ना जाए, तो क्या होगा, इसके ऊपर मैनोज 6 फॉस्फेट को ऐड करा जाएगा। तो इसके लिए एक एंजाइम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फोस्फोट्रांसफरेज। ये क्या करता है, जैसे कि जो भी प्रोटीन है उसे हमें पता है कि लाइसोसोम के पास भेजना है, उसके ऊपर क्या होगा, सिग्नल पैच होगा प्रेजेंट, ठीक है, और क्या होगा, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन भी प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है पहले इसको अंदर लिया जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर क्या ऐड करा जाएगा, यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, मतलब इसमें डाइफॉस्फेट रहेंगे और आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ऐड रहेगा, ठीक है। तो इसको पहले अंदर भेजेंगे, किसके अंदर, मतलब ये एंजाइम अपनी साइड पे लेगा इसे, और उसके बाद क्या करेगा, इसमें से इसके अंदर यूएमपी का एडिशन करेगा, मतलब यूएमपी को ऐड कर देगा इसके अंदर, सॉरी, यूएमपी को ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा इसके अंदर से। हमारे पास यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन था, ठीक है, इसने उसमें से यूएमपी को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और फॉस्फेट रह गया, और ये उसको ऐड कर देगा उस प्रोटीन के अंदर। जब प्रोटीन में ये ऐड हो जाएगा तो ये मीडियन गोल्गी में, पहले ये सिस गोल्गी में होता है प्रोसेस, उसके बाद ये मीडियन गोल्गी में जाता है। मीडियन गोल्गी में जब ये जाएगा फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसमें से एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को भी रिमूव कर देगा। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी रिमूव हो गया, ठीक है, तो उसके बाद उसके अंदर क्या बचा है, खाली उसके अंदर, तो क्या होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जब निकल जाएगा तो उसके अंदर ये जो फॉस्फेट है वो मैनोज पे जाके अटैच हो जाएगा, और ये मैनोज ये सब कहाँ पे हो रहा है, ये जो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हुआ था ना, ये उसी जगह पे सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जब ये मैनोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, क्योंकि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मीडियन गोल्गी में निकल गया और ये मैनोज 6 फॉस्फेट बन गया, अब इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, ट्रांसगोल्गी रिसेप्टर, जो मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर होता है ट्रांसगोल्गी में, वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और फिर उसके बाद इसको भेज देगा लेट एंडोसोम, और जो क्लैथरिन कोड वगैरह है वो इसके ऊपर फॉर्म होगा, और देन ये लेट एंडोसोम से लाइसोसोम में जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लाइसोसोमल प्रोटीन टारगेटिंग होगी। और कौन से, मतलब ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर जो एसिड हाइड्रोलेज हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और एंजाइम जो है वो लो पीएच पे क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मतलब लाइसोसोम में की जगह अगर वो कहीं और चला जाएगा वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको लो पीएच चाहिए होगा एंजाइम को वर्क करने के लिए। अगर ये साइटोसोल में भी लीक हो जाएगा तो ये एंजाइम इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि साइटोसोल का जो पीएच है वो 7 होता है, तो इनको कैसा पीएच चाहिए, 4.5 to 5। और अगर लाइसोसोम ही बर्स्ट कर जाए तो फिर सुसाइडल बैग की तरह इसको, लाइसोसोम को हमने पढ़ा था अपनी 10th 12th जब इसको पढ़ते थे हम, तो उसमें क्या कहते थे, लाइसोसोम इज़ नोन एज द सुसाइडल बैग, क्योंकि एसिड जो है वो लीक हो रहा है किसके अंदर, साइटोसोल की सेल के अंदर, तो सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। अब जो फंक्शन है गोल्गी का, ये मेजर सेंटर है किसका, ग्लाइकोसाइलेशन का। यहाँ पे ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज हो रहा है, ग्लूकन सिंथेज हो रहा है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ट्रांसफरेज हो रहा है, और यहाँ पे ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, मतलब सीरीन या थ्रियोनिन पे जो OH ग्रुप है
वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होता है। कहाँ, ये किस में होता है? ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन, ये हमारे गोल्गी में होता है। और जो प्रोसेसिंग होती है एनलिंग ग्लाइकोसाइलेशन की, वो भी गोल्गी में फाइनलाइज होती है, ठीक है। और जो सिंथेसिस होता है ग्लाइकोलिपिड का, जो स्फिंगोलिपिड है, मैंने आपको जो अभी बताया था कि एसईआर में आपके लिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं, जिसमें मैंने सेरामाइड का तो नाम लिया था, बट मैंने स्फिंगोलिपिड का नाम नहीं लिया था, क्योंकि स्फिंगोलिपिड आपका जो है वो गोल्गी में बन रहा है। किस में बन रहा है? आपका गोल्गी में सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। सेरामाइड बनने के बाद जो उसमें फोस्फोटिडाइल कोलिन जो ऐड हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? गोल्गी में हो रहा है। बायोसिंथेसिस जो हो रही है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की ऑफ प्लांट सेल वॉल, तो वो भी गोल्गी में होगी, जैसे कि पेक्टिन है, हेमीसेलुलोज है, ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पे बन रही हैं? आपकी गोल्गी के अंदर। अब लाइसोसोम जो है हमारी, आपको ये चीज़ पता ही होगी कि डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ईआर वगैरह में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये क्लोरोप्लास्ट इन सब में। और जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस है, एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें। और जो इसमें एंजाइम है उन्हें मैंने बताया था एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन से स्टेबिलिटी भी मिलती है, ठीक है। और लेट एंडोसोम से फिर ये लाइसोसोम में जाते हैं, कोई भी जब इसके लिए मतलब जो प्रोटीन वगैरह बनते हैं वो इस तरीके से टारगेट किए जाते हैं। अब लाइसोसोम जो है आपका एंडोसाइटोसिस का भी काम करता है, मतलब ये जो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस हमने उस दिन पढ़ा था, वो लाइसोसोम की वजह से हो रहा था। अब लाइसोसोम का जो फंक्शन है उसमें क्या क्या रहता है? एक तो ये ऑटोफैगी करता है, ठीक है, और एक ये हेटेरोफैगी करता है, ठीक है। इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जैसे कि बैक्टीरियल फैगोसाइटोसिस जो है वो हेटेरोफैगी में आ गया आपका। और ऑटोफैगी का मतलब सेल डाइजेस्ट कर रही है खुद के, ऑटो मतलब सेल्फ कंपोनेंट को, मतलब सेल डाइजेस्ट कर रही है। इसमें भी मैक्रो और माइक्रो हो रहा है, मतलब जो सॉल्यूबल प्रोटीन का डाइजेशन है वो माइक्रोफैगी है। और मैक्रोफैगी क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज ऑर्गेनेल हैं, इनका जो डाइजेशन कर रही है सेल, ये मैक्रोफैगी में है। अब इसके बाद एलसी पंक्चा जो है प्रेजेंट होता है किसके अंदर? ऑटोफैगोसोम। एंड लैम प्रेजेंट होता है किसके अंदर? लाइसोसोम। मतलब ये जो प्रोसेस है इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि लैम जो है लाइसोसोम पे प्रेजेंट होता है, और एलसी पंक्चा जो है वो ऑटोफैगोसोम में प्रेजेंट होता है। और अगर दोनों ही एसोसिएटेड रहते हैं तो ऑटोफैगो लाइसोसोम इसको कहा जाता है। देन हम वैक्यूल के बारे में बात करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल है प्लांट सेल में वो वैक्यूल है। 70% जो है, जो वॉल्यूम है, वो वैक्यूल ने ही ऑक्यूपाई करके रखा है प्लांट सेल के अंदर। ऑल्सो कंटेन, इसमें भी एसिड हाइड्रोलेज होता है, ठीक है, और ये भी हेटेरोफैगी ऑटोफैगी ये करने में हेल्प करता है, और ये सेल का टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करता है। और जो मैलेट का एक्यूमुलेशन होता है सीएम प्लांट में, वो भी वैक्यूल में होता है। और एक्यूमुलेशन ऑफ जीनोबायोटिक कंपाउंड, वो भी किसके अंदर होता है? वैक्यूल में। तो वैक्यूल हमें पता चल गया कि सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, एसिड हाइड्रोलेज भी है उसके अंदर, टर्गर प्रेशर मेंटेन कर रहा है, पिगमेंट का एक्यूमुलेशन भी करता है, जैसे एंथोसाइनिन का एक्यूमुलेशन ये वैक्यूल करता है हमारा। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन में, और उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा डिसीज़ एसोसिएटेड विद लाइसोसोम। तो लाइसोसोम से एसोसिएटेड जो डिसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आई सेल डिसीज़। आई सेल डिसीज़ क्या है कि जब लाइसोसोम प्रोटीन फॉल टू टारगेट इन लाइसोसोम, ठीक है, मतलब जो लाइसोसोम के जो प्रोटीन हैं वो लाइसोसोम में टारगेट नहीं हो पाया क्योंकि किस में म्यूटेशन हो गया था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फोस्फोट्रांसफरेज, यही एंजाइम था ना जिसने उसको मैनो 6 फॉस्फेट लगाने का काम करा था, यही एंजाइम था ना एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फोस्फोट्रांसफरेज। तो इसने क्या करा, इसमें हो गया म्यूटेशन, अब ये मैनो 6 फॉस्फेट लगा ही नहीं पाया। अब जब ये लगा ही नहीं पाया तो भैया गोल्गी ने देखा इस पे तो सिग्नल है नहीं, उसने इसको कहाँ भेज दिया? सेल के बाहर। अब लाइसोसोम, अब इसके बाद साइटोसोलिक प्रोटीन का सिंथेसिस और टारगेटिंग। अब हम अभी हमने सीक्रेटरी प्रोटीन के बारे में सारा पढ़ा है, अब हम साइटोसोलिक प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि इनके पास जो है सिग्नल पेप्टाइड नहीं होता है। जो कंप्लीट प्रोटीन है उनकी जो सिंथेसिस है वो किस में हो रही है? साइटोसोल के अंदर हो रही है। तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस मैंने आपको बताया था साइटोसोल में हो रही है, तो इसमें कुछ सिग्नल रहते हैं, जैसे कि पेरोक्सिसोम पे मैंने बताया था SKL1 है, PTS भी कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया पे MTS है। MTS मतलब मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस, ठीक है, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस इज प्रेजेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया सिग्नल, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सिग्नल है उसमें ये सीक्वेंस होते हैं। STSN ये स्ट्रोमल टारगेटिंग सीक्वेंस होते हैं, मतलब मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होते हैं एक, जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होते हैं। स्ट्रोमल टारगेटिंग सीक्वेंस जो होते हैं वो स्ट्रोमा के लिए, मतलब क्लोरोप्लास्ट के लिए होते हैं। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ना, उसके ऊपर उसके अंदर उसके लिए कौन से सिग्नल हैं, मतलब न्यूक्लियस में टारगेटिंग करानी है तो NLS सिग्नल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल कहते हैं। और अगर कोई भी सिग्नल नहीं है, साइटोसोलिक प्रोटीन है, तो वो जो प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में रहेगा। आप सबसे पहले पेरोक्सिसोम प्रोटीन की टारगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो पेरोक्सिसोमल प्रोटीन है ना, उसमें PTS1 सिग्नल होता है, किधर होता है? C टर्मिनस की तरफ होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, N टर्मिनस पे सिग्नल होता है सिग्नल पेप्टाइड, और KDL का मैंने बताया था C टर्मिनस पे होता है। तो KDL का जब C टर्मिनस पे होता है और PTS का भी किधर होता है? C टर्मिनस पे ही होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें अपने माइंड में नोट करके रखना है कि PTS सिग्नल किधर है? C टर्मिनस के साइड है, और इसका सीक्वेंस क्या होता है? SKL, ठीक है, SKL1 जैसे मैंने बताया ना, SKL। तो S का मतलब सीरीन, K का मतलब लाइसिन और L का मतलब ल्यूसीन। वैसे ही मैंने आपको KDEL का बताया था, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन से अमीनो एसिड हैं इसमें। अब कोई भी अगर लॉस ऑफ फंक्शन है SKL में, तो प्रोटीन जो है वो फेल हो जाएगा टारगेट करने में, किसमें? पेरोक्सिसोम में। अगर लॉस ऑफ फंक्शन है किसके अंदर? SKL के अंदर, तो प्रोटीन फेल हो जाएगा टारगेट करने में। अब SKL इज़ नेसेसरी फॉर प्रोटीन टारगेटिंग इन पेरोक्सिसोम, ठीक है। अब जो PTS है, मतलब पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सिग्नल था हमारा, ठीक है, पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सिग्नल क्या था? SKL। तो उसमें भी PTS1 और 2 होते हैं। 1 को PEX5 रिकॉग्नाइज़ करता है और 7 को कौन रिकॉग्नाइज़ करता है? PEX7। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, पेरोक्सिसोम में जो प्रोटीन की टारगेटिंग हो रही है, मतलब प्रोटीन जो पेरोक्सिसोम में टारगेट करा जा रहा है वो फोल्डेड फॉर्म में ही करा जा रहा है, ठीक है। तो रिसेप्टर ये हमारे प्रेजेंट थे PEX5 वगैरह, और जो PEX5 है एक तरीके से डॉकिंग में मदद करता है, अटैचमेंट में मदद करता है, और ट्रांसलोकेशन में कौन मदद करता है? ये जो PEX14 है,
17 है और 13 है, मतलब 13, 14 और 17 ये ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं, मतलब अंदर एंट्री कराने में, जो हमारा फोल्डेड प्रोटीन था ना उसकी एंट्री कराने में। और फिर उसके बाद इसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी, किसकी, जो PAX5 जो रिसेप्टर है उसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होते हैं पेरोक्सिसोम के। तो जो हमारा पेरोक्सिसोम है उसके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। पेरोक्सीडेज का मेटाबॉलिज्म, जैसे ROH+H2O, जो हमारा मतलब जितने भी ये H2O2 वगैरह ये सब हैं ये जो ROS है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ जो होती हैं बहुत हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, कैंसर भी कॉज करती हैं। तो इन सब का मेटाबॉलिज्म करने में पेरोक्सिसोम मदद करता है, ठीक है, पेरोक्सीडेज का मेटाबॉलिज्म करता है। यूरेट ऑक्सीडेज मतलब जो अमोनिया है उसका प्रोडक्शन कराता है, ठीक है, और डी अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन कराता है, जो कि बैक्टीरिया सेल वॉल पे होते हैं और प्लांट सोर्स के थ्रू मिलते हैं। क्योंकि बेसिकली हमारे पास तो एल अमीनो एसिड होते हैं ना जो कॉमन है, बट ये जो डी अमीनो एसिड है उनका ऑक्सीडेशन करा रहा है, ठीक है। अब डीऑक्सीफिकेशन रिएक्शन जो होती हैं, जैसे इथेनॉल से एसीटेट बनाना, मतलब डिटॉक्सीफाई तो कर रहा है, इथेनॉल को एसीटेट बना के, एल्केन को अल्कोहल बना के, मिथेनॉल को फॉर्मेट बना के, ये सब क्या कर रहा है, डिटॉक्सीफाई कर रहा है इन्हें, ठीक है। तो ये सब कहाँ होता है, पेरोक्सिसोम में। तो पेरोक्सिसोम हमारी बहुत मदद करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन कराता है फैटी एसिड चेन, ठीक है। जब हम लोग ये फैटी एसिड सिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे कि अल्फा ऑक्सीडेशन भी होता है, बीटा भी होता है। अब ये बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो अगर बहुत लॉन्ग चेन है तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन कौन कराएगा, वो कराएगा हमारा पेरोक्सिसोम। अगर मान लीजिए 16 कार्बन से कम की चेन है, मतलब जो फैटी एसिड की चेन है ना वो 16 कार्बन से कम की है, तो उसका ऑक्सीडेशन कौन कराएगा, उसका ऑक्सीडेशन कराएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। बट बड़ी है तो कौन कराएगा, पेरोक्सिसोम। किस केस में, ये मैं बता रही हूँ आपको, एनिमल्स में। प्लांट्स में तो कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन यही पेरोक्सिसोम ही कराता है, ठीक है। अब ब्रांच चेन फैटी एसिड अमीनो जो एसिड होते हैं, जो ब्रांच वाले होते हैं ना, मैंने बताया ना अल्फ़ा ऑक्सीडेशन होता है, उनका अल्फ़ा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में होता है। जितने भी ब्रांच चेन जो फैटी एसिड हैं उनका अल्फ़ा ऑक्सीडेशन होता है, जो कि पेरोक्सिसोम कराता है। अब डिसीज़ एसोसिएटेड जो हैं पेरोक्सिसोम से वो कौन कौन सी हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर मैनोज 6 फॉस्फेट नहीं लगा तो आई सेल डिसीज़ हो जाएगी, बताया था, ठीक है। क्यों नहीं लग पाया था वो भी बताया था कि वो जो एंजाइम है हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फोस्फोट्रांसफरेज, उसमें म्यूटेशन हो गया है। अगर मान लीजिए म्यूटेशन हुआ है किसके अंदर, PAX5 के अंदर, ठीक है। अब PAX5 मैंने बताया था डॉकिंग कराता है, पेरोक्सिसोम टारगेटिंग में हेल्प करता है ना ये, और रिकॉग्नाइज़ करता था ये किसको, SKL सिग्नल को, जो C टर्मिनस पे प्रेजेंट था प्रोटीन के। अब पेरोक्सिसोम प्रोटीन जो है वो टारगेट नहीं हो पाएगा पेरोक्सिसोम में, तो कौन सी डिसीज़ हो जाएगी, ज़ेल वैगनार डिसीज़ हो जाएगी। ये डिसीज़ पे भी क्वेश्चन बनते हैं। आई सेल डिसीज़ किसकी वजह से हुई, ज़ेल वैगनार डिसीज़ किसकी वजह से हुई, कौन सी, अब जैसे वहाँ पे वो लाइसोसोम के में हो रही है, ये डिसीज़ किससे एसोसिएटेड है, ये आपकी पेरोक्सिसोम से एसोसिएटेड है, ज़ेल वैगनार डिसीज़ जो है। और जो आपका PAX13 और 14 है, ये मतलब 13, 14, 17 ये सब, 15, 17 ये सब चैनल की तरह काम करते हैं। पेरोक्सिसोम जो है ना ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उसको भी कराता है।
तो ये जो साइकिल होती है ना ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल प्लांट्स के अंदर, ये भी कौन कराता है, पर ऑक्सीजोम। ठीक है। और ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता है इन प्लांट के अंदर, ये जो आपकी C2 साइकिल होती है, इसमें भी इसका रोल होता है, ये भी होती है मतलब C2 साइकिल इसके अंदर। अब मतलब C2 साइकिल में आपकी 3 ऑर्गेनेल्स होती हैं प्रेजेंट। जब हम लोग प्लांट फिजियो पढ़ेंगे ना, तब उसमें पढ़ेंगे C2 C3 कौन सी कहाँ पे होती है, लोकेशन इनकी सारी याद होनी चाहिए हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए मतलब थ्योरी दे रखी थी जिसे हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। कि क्या हुआ था कि एक क्या कहते हैं अल्फ़ा प्रोटियोबैक्टीरिया था जो सिमिलैरिटी शो करता था रिकेशिया प्रोवैस्की से। ठीक है, अल्फ़ा प्रोटियोबैक्टीरिया से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आया, मतलब सेल के अंदर आया ये, और उसके बाद सेल के अंदर आके ये पहले सिम्बायोसिस शो करा, उसके बाद ये हमारा मतलब एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब इस तरीके से थ्योरी दे रखी है। ऐसी जो ब्लू ग्रीन एल्गी से ही हमारा क्लोरोप्लास्ट आया, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी से क्लोरोप्लास्ट आया था, और ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा आया है किससे, अल्फ़ा प्रोटियोबैक्टीरिया से, या फिर हम कह सकते हैं रिकेशिया प्रोवैस्की से। ठीक है। और इसी की वजह से इनके अंदर जो मतलब चीज़ें होती हैं 70s राइबोसोम वगैरह, मतलब ये सब हम लोग और बाद में दूसरे यूनिट्स में पढ़ेंगे कि ये सब क्यों होता है, क्या होता है, किस वजह से होता है। अभी बेसिकली हमें फोकस करना है इनके फंक्शंस पे एंड इनके अंदर किस तरीके से टारगेटिंग हो रही है, कौन सा सिग्नल है, ये सब चीज़ें सेल बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है कुछ तो न्यूक्लियस से आता है, मतलब हमारा न्यूक्लियस बनाता है, कुछ ये खुद बनाता है अपना। प्रोटीन जो इसके होते हैं ना, मतलब प्रोटीन जो है वो एनकोड करे जाते हैं, कुछ तो हमारी न्यूक्लियस से बनते हैं, हमारी कुछ इसके जो प्रोटीन होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, मतलब 2 ऐसी ही क्लोरोप्लास्ट का भी है कि 14 होते हैं इस तरीके से, कुछ इसमें से बनते हैं, कुछ इसमें से बनते हैं, इस तरीके से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है उसको कॉन्ड्रियोम भी कहते हैं। ठीक है। और ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, क्लोज्ड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है। और इसी को रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी कहते हैं कि इवोल्यूशन के साथ साथ चीज़ें सिंपल होती चली गई। अब ये जो कॉन्ड्रियोम है ये किस किस को कोड करता है, ये कुछ एंजाइम्स को कोड करता है, मतलब ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम था ये कोड कर रहा था NADH डिहाइड्रोजनेज को, tRNA को, F0 F1 पार्टिकल को। ठीक है। और इसकी जो टारगेटिंग हो रही थी वो मैंने बताया था, मैट्रिक्स टारगेटिंग सिग्नल होता है, MTS होता है, HSP70 यहाँ पे बाइंड होता है आपके। ठीक है, प्रोटीन की जो फोल्डिंग को प्रिवेंट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स कुछ प्रेजेंट होते हैं जो चैनल का काम करते हैं, इनको मतलब टॉम बोलते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन में होता है, टिम बोलते हैं जो इनर मेम्ब्रेन पे होता है। और ये जो इसमें जब ये इंपोर्ट करे जाते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज फैक्टर होता है जो इसको एक्सचेंज करके अंदर मतलब ATP को यूज़ करके इसको अंदर इंसर्ट कराने में मदद करता है, मतलब फोल्डेड प्रोटीन है वो अंदर आएगी इसकी हेल्प के थ्रू।
टॉम जो हमारा होता है वो ट्रांसपोर्टर आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। टॉम 20 और 40 होते हैं बाहर के साइड, और टिम 23 जो होता है ये सिंगल पास होता है, ये अंदर के साइड होता है, इनर मेम्ब्रेन पे होता है बेसिकली। अब इसके बाद फंक्शन जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज़म में भी क्या, जैसे कि TCA साइकिल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बीटा ऑक्सीडेशन मैंने अभी बताया था ना, मतलब 16 से कम अगर कार्बन की फैटी एसिड की चेन होती है तो वो कहाँ पे होगी, वो आपकी बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी। और ऑक्सीडेटिव साइकिल जो एरोबिक कंडीशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यूरिया साइकिल जो है आपकी, ये भी, इसका भी एक स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, जो फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं ग्लूकोज का, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं जिसको, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आपका जो कीटोन बॉडीज़ हैं इनका फॉर्मेशन भी कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, ये सारा आपका जो इनर मेम्ब्रेन का रोल रहता है, ये जो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, और 70% प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कार्डियोलिपिन भी इसमें प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मैंने आपको बताया था उसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोर्टर होते हैं, ADP एक्सचेंजर होते हैं, F0 F1 पार्टिकल होते हैं, ग्लूटामेट एस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर होते हैं, ऑर्निथिन सिट्रुलिन ट्रांसपोर्टर होते हैं, सिट्रेट ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो ये सब हमारे इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। अब पेरिफेरल प्रोटीन ऑफ इनर मेम्ब्रेन, मतलब इनर मेम्ब्रेन पे भी जो पेरिफेरल प्रोटीन है उसमें कौन आता है, साइटोक्रोम C। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे प्रेजेंट होता है पेरिफेरी के साइड। अब ये एपोप्टोटिक सिग्नल का काम करता है कि साइटोक्रोम C जो है, जो इनर मेम्ब्रेन की ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट है, अगर सेल को एपोप्टोसिस करना है तो वो जो साइटोक्रोम C है वो सेल के बाहर निकल जाएगा। और ये हम पूरा इसमें पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस जब पढ़ेंगे ना हम डेवलपमेंट बायो में, तो उसको अच्छे से कवर करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है कि इलॉन्गेशन होता है फैटी एसाइल चेन का। तो इनर मेम्ब्रेन में मैंने बताया बहुत सारे प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्टर क्या क्या थे हमारे, जैसे कि जितने भी ETC वाले थे और भी चीज़ें बताई मैंने आपको, तो ये सब था। अब आउटर मेम्ब्रेन का क्या रहता है कि इलॉन्गेशन जो है फैटी एसाइल चेन की, वो ऐसी मेनली तो इलॉन्गेशन SER में होती है, बट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसे देखा जाता है, इसमें इलॉन्गेस होता है। और क्या होता है, पोरिन प्रोटीन होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे, मैंने बताया था ना, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स की परमिएबिलिटी शो करते हैं। ये बीटा शीट से बने होते हैं, ये सब पढ़ा था हमने इससे पहले क्लास में। अब डिसीज़ एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइक्लोनिक एपिलेप्सी एंड रेड रैक फाइबर डिसीज़ जो है, ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन अगर नॉन फंक्शनल हुआ है तो ये डिसीज़ हो जाएगी, कौन सी, माइक्लोनिक एपिलेप्सी एंड रेड रैक फाइबर डिसीज़। और लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी LON जिसे कहते हैं, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में डिफेक्ट की वजह से होती है। ये बेसिकली क्या है, अगर मदर को है
तो ऑफ स्प्रिंग में जाएगी। और मदर अगर नॉर्मल है, मदर को नहीं है, फादर को है, तो ऑफ स्प्रिंग में पास नहीं होगी, क्योंकि मदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना हमारा, वो हमारी मम्मी से आया है और फादर से नहीं आया है, इसलिए अगर फादर को है तो हमें नहीं होगी। अब डिफरेंस जो है बिटवीन यूनिवर्सल कोडोन और माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोडोन, मतलब ऐसा होता है कि जितने भी कोडोन्स हैं ना हमारे, वो उनका यूनिवर्सल मीनिंग होता है कि UGA स्टॉप कोडोन है, AGA आर्जिनिन को करेगा, AGG भी आर्जिनिन को करेगा, AUA आइसोल्यूसिन को करेगा। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके लिए उसका मीनिंग डिफरेंट है। मतलब UGA को वो बोलेगा स्टॉप कोडोन नहीं हो तुम, मेरे लिए तुम ट्रिप्टोफैन हो। AGA से कहेगा कि तुम मेरे लिए आर्जिनिन नहीं हो, तो मेरे लिए स्टॉप कोडोन हो। और AGG से भी कहेगा तुम मेरे लिए आर्जिनिन नहीं हो, तो मेरे लिए स्टॉप कोडोन हो। अब AUA है, उससे क्या कहेगा, वो कहेगा मैं तो आइसोल्यूसिन हूँ, मेरा यूनिवर्सल मीनिंग क्या है AGA का, वो AUA का आइसोल्यूसिन। और वो कहेगा नहीं, मेरे लिए नहीं हो, मेरे लिए तो मिथियोनिन हो। ठीक है, हमारे लिए मिथियोनिन क्या है, AUG है, पर इसके लिए मिथियोनिन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए AUA। अब जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे, ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एनिमल्स, फंगी इनके अंदर नहीं होता है, फंजाई के अंदर नहीं होता है। और डबल मेम्ब्रेनस होता है, मैंने बताया था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसी प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और आपका ये 3 टाइप का होता है, प्लास्टिड भी 3 टाइप का होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसके ये कलरलेस है, ये स्टोरेज पर्पस से यूज़ होता है, ये सीड और ट्यूबर रूट्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में कम्प्लीटली आपका मदद कराता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट, मतलब ग्रीन कलर का होता है इसमें पिगमेंट। और ये जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है, वो तो कलरलेस था, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम कर रहा था। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये जो है हमारा ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये डिफरेंट कलर का पिगमेंट है, जैसे कि ज़ैथोफिल है, कैरोटीन है, कैरोटीनॉइड है, ये सारे क्रोमोप्लास्ट में। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है आपका, मैंने बताया था स्टोरेज, अगर प्रोटीन का स्टोरेज करना है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोटियोप्लास्ट। स्टार्च का स्टोरेज करेगा तो क्या बोलोगे इसे, एमाइलोप्लास्ट। और अगर लिपिड का स्टोरेज करना है तो इलियोप्लास्ट। मतलब प्रोटीन के लिए प्रोटियोप्लास्ट, स्टार्च के लिए अमाइलोप्लास्ट, और अगर ये लिपिड का स्टोरेज करेगा तो इसे इलियोप्लास्ट बोलेंगे। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये कलर प्रोवाइड करता है, तभी मैंने बताया ना ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, और ये तो इसमें ये कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को, ताकि हम लोग फ्रूगीवोरस जो एनिमल हैं, इंसेक्ट वगैरह, ये सब इससे अट्रैक्ट हों और सीड डिस्पर्सल में हेल्प कर सकें, पॉलिनेशन वगैरह हमारा हो पाए। ठीक है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये है, इसका जो ओरिजिन है ये सिम्बायोटिक है। ठीक है, वो जो मैंने बताया था ना आपको, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, मतलब साइनोबैक्टीरिया से आया है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं ना साइनोबैक्टीरिया को, तो वहाँ से ये आया है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, क्लोज सर्कुलर DNA है। और उसकी जो जीनोम था, माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम, उसे मैंने बताया था कॉन्ट्रियोम बोलते हैं, और इसको प्लास्टोम बोलते हैं। और इसमें भी अलग अलग तरीके से 50 प्रोटीन कोडिंग जीन हैं, tRNA है, राइबोसोमल RNA जीन है, ये सब है। इसका भी इवोल्यूशन कैसा है, रेट्रोग्रेसिव है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन कोडिंग जीन खाली जो हैं 50 हैं, बट 50 से भी ज़्यादा एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये जो रेस्ट बाकी के जो प्रोटीन है ना, ये टारगेटेड कहाँ से हुए हैं,
ये साइटोसोल से आए हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर एनकोडेड हैं, वही जो मैंने आपको पहले बताया था। प्रोटीन की जो टारगेटिंग है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसमें क्या रहता है हमारा कि जो ट्रांसलोकेटर हैं आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, तो टिकटॉक होते हैं इसके अंदर। ये वो वाला टिकटॉक नहीं है जो पहले था, ये टिकटॉक है कि ये ट्रांसलोकेटर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन टॉक, ट्रांसलोकेटर ऑफ इनर मेम्ब्रेन टिक, ठीक है। तो टॉक जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, आउटर मेम्ब्रेन पे होगा, और टिक जो है वो इनर मेम्ब्रेन पे होगा। यहाँ पे भी HSP70 हेल्प करेंगे। ये जो इम्पोर्ट होता है हमारे थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, तो उसमें तीन तरीके के पाथ होते हैं। एक होता है टैप पाथ, इसको कहते हैं ट्विन आर्जिनिन टारगेटिंग सिग्नल, ठीक है, सिग्नल पाथवे। और जो सेकंड है सेक ए पाथ, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट HSP70 है, ठीक है, ये इसमें बाइंड हो जाता है और थाइलाकॉइड टारगेटिंग सिग्नल होता है जिसे सैके रिकॉग्नाइज करता है, और TPP होता है थाइलाकॉइड प्रोसेसिंग प्रोटीएज, जो इसको अंदर लेने में मदद करता है। तो एक हो गया सैके पाथ, टैट पाथ हो गया, और तीसरा कौन सा है SRP पाथ, जिसे ALB3 पाथ भी कहते हैं क्योंकि ALB3 ट्रांसपोर्टर का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस है उस ये भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम का मैंने आपको बता दिया सिंगल मेम्ब्रेन है ना। अब क्या होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो मैंने बताया था RER की मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर होते हैं, ताकि हम अंदर जो हमारा जो भी इम्पोर्ट है वो हम कर सकें, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर का जो डायमीटर होता है 9 नैनोमीटर होता है, और ये हमेशा खुला रहता है, और ये एक्सपेंड भी करा जा सकता है अबाउट अप्रॉक्स 30 नैनोमीटर तक ये एक्सटेंड भी हो जाता है अगर लार्ज मॉलिक्यूल वगैरह है, ठीक है। अब ये जो हमारा राइबोसोम है, प्रोटीन्स हैं, ये सब अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब ये जो भी हो रहा है ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू हो पा रहा है। न्यूक्लियर पोर को न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या रहता है, साइटोप्लाज्मिक रिंग होती है बाहर के साइड, साइटोप्लाज्म के साइड सेंट्रल रिंग होती है एक बीच में, और एक न्यूक्लियर बास्केट होती है अंदर की तरफ, उस पर न्यूक्लियर रिंग होती है, ठीक है। और फिर उसके अंदर हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और इसमें क्या है कि न्यूक्लियर लैमिन भी अंदर की साइड अटैच रहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करते हैं। अब जो प्रोटीन टारगेटिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियस का इंपोर्ट हो रहा है, जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल हमें चाहिए वो क्या रहेंगे, उन्हें हम लोग NLS बोलते हैं ना, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये मोनोपार्टाइड भी हो सकते हैं और ये बाईपार्टाइड भी हो सकते हैं। मोनोपार्टाइड और बाईपार्टाइड में जो इनमें क्या होता है, ये लाइसिन आर्जिनिन रिच होते हैं, ठीक है। ये जो सिग्नल हैं ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं। और अब ये जो हमारा NLS होता है ना, ये ना एंड स्पेसिफिक नहीं है, कि मैंने आपको जैसे बताया था कि जो हमारा KDL है और जो SKL है वो C टर्मिनस के साइड था, बट ये जो हमारा ये NLS है ना, ये एंड स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी साइड प्रेजेंट हो सकता है। चाहे मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये एंड टर्मिनस साइड हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये C टर्मिनस के साइड हो, मतलब कोई इसका एंड स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा, जो मैंने आपको बताया था कि जो मोनोपार्टाइड है
ये किस में होता है, SV40 वायरस वगैरह में और टी एंटीजन में। ये हमारा मोनोपार्टाइट ही बेसिकली होता है आपका, और बाईपार्टाइट ये हम लोग के अंदर ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। अब जो डिस्कवरी है SV40 टी एंटीजन का, मतलब लार्ज टी एंटीजन, स्मॉल टी एंटीजन, तो ये एंटर होता है होस्ट न्यूक्लियस से। ये एक्ट कैसे करता है, एज अ हेलिकेज, और ये लाइसिन आर्जिनिन रिच होता है। और जो स्मॉल टी एंटीजन है ये लेटर स्टेज में, मतलब बाद में ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं लॉस अमीनो एसिड सीक्वेंस भी होते हैं। आपका बेसिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो प्रोटीन टारगेटिंग हो रही है ये किस तरीके से हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। तो जो हमारा न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर जो आपका प्रोटीन है, तो जो कोई भी प्रोटीन है हम उसे क्या बोलेंगे, कार्गो बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कार्गो से जो है इम्पोर्टेंट बाइंड करेगा कब, जब उसके ऊपर NLS मतलब न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होगा। अब उसने देख लिया कि NLS है से, मतलब इसको हमें न्यूक्लियस में ले जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट ने बाइंड करा, ठीक है, इम्पोर्टेंट से न्यूक्लियस के अंदर लाएगा और रैन GTP हाइड्रोलाइज हो जाएगी, और जिसके वजह से जो इम्पोर्टेंट है और जो कार्गो प्रोटीन है वो डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो रैन GTP है जो रैन GTP है, जब वो GDP के फॉर्म में कन्वर्ट मतलब बाहर निकलेगी, तो GAF जो है उसकी GTP को हाइड्रोलाइज करते हुए वो वहाँ से निकल जाएगा। और उसके बाद हमारा ये जो NTF2 है वो रैन GDP की मदद करेगा। जब रैन GTP उसको बताएगा कि मेरी जो GTP है उसे GAF ने हाइड्रोलाइज कर दी, ठीक है, तो उस पॉइंट पे NTF2 उसको दोबारा न्यूक्लियस में ले जाएगा कि तुम रो मत, कोई बात नहीं, अंदर चलो। जब वो अंदर जाएगा तो रैन GEF करके जो है वो उसकी हेल्प करेगा, और जो उसकी रैन GDP थी वो दोबारा GTP में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो इम्पोर्ट होता है कि रैन GTP की हेल्प से वो इम्पोर्ट हो जाता है। रैन GTP उसको वो GAF उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, और फिर NTF2 उसको अंदर लाता है, और GEF उसको दोबारा से GTP में कन्वर्ट कर देता है।